दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की, जो कि मुझे नहीं आती है। अध्याय 6 जैव प्रक्रम पोषण आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं क्या है ये। तो भाई, जीवन की या फिर सभी जीवधारियों की आधारभूत कुछ आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शरीर में, जीवन में बहुत सारी संश्लेषण और विखंडन क्रियाएं चलती रहती हैं, जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। उन्हीं को जैव प्रक्रम, जीवन क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब ये क्रियाएं दो प्रकार से मुख्य रूप से बांटी जाती है। एक होते हैं उपचयी क्रियाएं, जिसमें सरल कार्बनिक यौगिकों को जटिल कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जटिल रूप में चेंज कर दिया गया है। और है अपचयी क्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में विखंडित किया जाता है, जैसे कि अपन श्वसन और पाचन जो हम खाते हैं वो सरल रूप में विघटित होता है। यही होती है मुख्य क्रियाएं। और जो हमें जानना है यहाँ पे वो है मुख्य रूप से मानव के बारे में पूरी ये प्रक्रियाएं। अब मानव को जीवित रहने के लिए कई तंत्र होते हैं जो उसको जीवित रखने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे पाचन तंत्र खाना पचाने का काम, श्वसन तंत्र सांस लेने का काम है, परिसंचरण तंत्र रक्त का जो परिसंचरण होता है वो, उत्सर्जन तंत्र जो शरीर के अंदर है उसको निकालना, और जनन तंत्र यानी नए जीवों को उत्पत्ति के लिए जो भी तंत्र हमें आवश्यक होता है वही है हमारा जनन तंत्र। अब बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो मुख्य रूप से है पोषण। भाई, पोषण क्या होता है? जीवों को जीवन चक्र चलाने के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती रहती है। तो पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो शरीर में उचित मात्रा में रहें या फिर शरीर को उचित मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। यही सिंपल सा फंडा है पोषण के बारे में। और पोषण के बारे में अगर हम जानें तो इस पोषण या फिर भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमें काम करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ऊर्जा की आपूर्ति में इसकी ज़रूरत होती है। शरीर को बढ़ना है, ठीक है, वृद्धि के लिए इसकी ज़रूरत होती है। शरीर में कोई चोट लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, या फिर आप जानते हैं कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो नए रूप से पैदा होती ही रहती हैं, तो उनके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और रोगों से लड़ने के लिए हमें तो भोजन की आवश्यकता होती ही है। अब हमें जो जानना है वो है पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? इंसानों की बात नहीं करें, सभी जीवों के बारे में बात करें। सबसे पहला होता है स्वपोषी पोषण, मतलब वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, स्वयं निर्मित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और ये करते कैसे हैं? ये पेड़ पौधे करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। और ये सिंपल प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही नहीं होता है, दो प्रकार से होता है। भाई, दो भोजन का संश्लेषण की पौधों में दो प्रकार की विधियाँ पाई जाती है। एक तो हो गया प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और पानी, इन सब को लेकर के जो क्रिया की जाती है प्रकाश संश्लेषण हो जाती है। और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी, यानी कि कुछ जीव होते हैं जो पानी के बजाय कुछ और रसायनों पर जीवित रहते हैं, वो कहलाते हैं रसायन संश्लेषी। पर हमें जो मुख्य रूप से जानना चाहिए वो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आइए जानते हैं। प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण होती है। अगर इसकी विशेष रूप से परिभाषा देखी जाए तो भाई, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पादपों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड मृदा से अवशोषित किए गए जल द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करता है तथा साथ में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। और ये हमारा समीकरण याद करना ज़रूरी है। 6CO2 प्लस 12H2O और चेंज इनटू सूर्य के प्रकाश प्लस पर्णहरिम रखना है। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होती है, कार्यस्थल होता है, वो पत्तियों के हरित लवक यानी कि पर्णहरिम यानी कि वहीं पर होती है। और इसमें बहुत पत्तियों की संरचना के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, लेकिन उनको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी थी, ये भी दो चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक होता है प्रकाशिक या हिल अपक्रिया, जिसको रॉबर्ट हिल ने खोजा था, और दूसरी होती है अप्रकाशिक अपक्रिया, जिसको कैल्विन चक्र कहते हैं। अब ये एक पूरा लंबा सा एक पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है, पर इतना भी नहीं।
जितना कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं, हमको क्या क्या चाहिए होता है, प्रकाश चाहिए होता है और पराबैंगनी चाहिए होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता। कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल, रॉ मटेरियल है, अतः वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, पर हम रुख करते हैं प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में। भाई, भोज्य पदार्थों का उत्पादन, ऊर्जा के स्रोत, वायुमंडल नियंत्रण, शुद्धिकरण और जैव संतुलन के लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे के समय में होने वाली अंतरिक्ष यात्राओं के लिए भी प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जानेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में। भाई, सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन हम तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। नहीं कह दो सर, हम अपने चूल्हे पे अपना खाना बनाते हैं। अरे बकवास से बात भाई, हम दूसरों पे निर्भर होते हैं। तो भैया, कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। इनको यह अन्य जीवों या स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। इसी को विषम पोषण या फिर परपोषण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत अपना शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी, विषम सब आ जाते हैं, और ये टोटली 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। सबसे पहले बात है प्राणी समभोजी पोषण। यहाँ पे ये प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है? ये दूसरों को सीधे सीधे खा जाते हैं, यानी उनको मार देते हैं और फिर वो बच नहीं पाएगा भाई। अमीबा, कुत्ता, बकरी, मानव भी इसी श्रेणी में आता है। ये दूसरों को खा जाते हैं सीधा सीधा और छोड़ते नहीं हैं। दूसरा होता है पैरासाइट, यानी कि परजीवी। ये दूसरों को मारते नहीं हैं, उनके साथ चिपके रहते हैं और उनसे भोजन अपना लेते रहते हैं। अब इसमें आता है फीता, क्रीम, अमरबेल, जोक, खटमल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, मच्छर को इसके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। मच्छर हमारा खून चूसते भी है, लेकिन वो अपने पोषण के लिए नहीं चूसता है, ठीक है। वो अपने बच्चों को पैदा करने के लिए, अंडे देने के लिए खून चूसता है। उसका यहाँ पे पोषण में कोई उसका योगदान नहीं है, ठीक है। और मृतोपजीवी होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो मर गए जीवों पर जीवित रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये होते भी क्यों हैं? क्योंकि उसको सफाई करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। जो भी जीव मर गया है उसको एकदम से ख़त्म भी तो करना है, तो उसके लिए मृतोपजीवी होते हैं। ये मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आ जाते हैं कवक, जीवाणु और ईस्ट। अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर आपको याद कर लेना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है और याद कर लेना है। विभिन्न जीवों में पोषण से संबंधित हेडिंग दी गई है। अमीबा का पोषण के लिए एक चक्र दिया गया है। इस चित्र को हम देख करके ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे। अमीबा का आकृति निश्चित नहीं होती है। कोई भोजन का कण उसके पास आता है तो फैल जाता है, फैलने के बाद अपना अंदर घुसा लेता है, घुसाने के बाद वहीं में उसका अवशोषण करके, स्वांगीकरण करके, फिर कुछ चीज़ें जो निकालनी होती हैं वो निकाल भी देता है। तो इस प्रकार से अमीबा खाता है। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है मानव पर पोषण। मानव में पोषण क्या होता है? ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने को पाचन कहते हैं। ये इसके लिए पाचन तंत्र होता है। तो यही होता है मुख्य रूप से अपना पोषण। और ये पाचन की जो क्रिया हो रही है वो कुछ एंजाइम्स के ज़रिए होती है, जिसके लिए पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के रस निकालती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो आहार नाल का एक मुख्य सा चित्र है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका चित्रण करने के लिए आपको आ जाएगा। पूरी डिटेल्स नहीं पूछेगा भाई, ठीक है, लेकिन आपसे पाचन तंत्र, आहार नाल के उसके चित्र के बारे में पूछा जा सकता है। मनुष्य की आँखें, मुंह से पाचन शुरू होता है। मुंह लेते हैं, उसमें जीभ होती है और दांत होते हैं। यहीं पे कूचना शुरू करते हैं और लार ग्रंथियों से लार मिलाना शुरू करते हैं। फिर ग्रसनी से ज़रिए अंदर जाता है। ये श्वास नली वाला एक अलग से सिस्टम है जो हम श्वसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ग्रसनी के द्वारा ये जाता है सीधा सीधा आमाशय में। ये ग्रास नली है, फिर आमाशय में जाता है। आमाशय के ज़रिए होता हुआ ये यहाँ पे बगल में अग्नाशय, फिर बड़ी आंत में, फिर छोटी आंत में, नहीं पहले छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय द्वारा निकल जाता है। और इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे यकृत हो जाता है, पित्ताशय हो जाता है, अमाशय है, अग्नाशय है, छोटी आंत, फिर यहाँ पे कोलन, बड़ी आंत, कोलन, ठीक है। ये बड़ी आंत है जो बाहर दिखाई दे रही है, और ये छोटी आंत है, ये जो डिंग डॉग करके आ रही है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत, कोलन, ठीक है, इसके जरिए फिर मलाशय और फिर गुदाद्वार द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये संरचना आपको एक बार बना लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ के रखा तो कोई बात नहीं है।
अब आहार नाल के बारे में वो जो आपने देख लिया उससे संबंधित चीज़ें आ जाएंगी। और आपको देखिए, मानव का आहार नाल जो होता है वो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। इसमें पहले मुख और गुहिका से शुरू होता है काम, जिसके अंतर्गत दांत भी आ जाते हैं, फिर जीभ भी आ जाती है और उसमें लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको पढ़नी होगी। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं, बस इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ग्रसनी हो गई, ग्रसनी की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिर आ जाती है ग्रसिका या फिर ग्रास नली, जो कि 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिर आ जाता है आमाशय, जो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलानुमा आकृति होती है, जिसमें जठर रस उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, जठर रस उत्पन्न होता है, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, इसी आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे उसके आमाशय के कुछ कुछ भाग दिए गए हैं जिनको हमको पढ़ने की ज़रूरत तो है, लेकिन हम कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने का। ठीक है, आगे आ जाते हैं। छोटी यात से मतलब कि आमाशय से छोटी यात में भोजन जाता है, जो कि 6 से 7 मीटर लंबी होती है और इतनी चौड़ी होती है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है, यहीं पे पाचन और अवशोषण होता है। और यहाँ पे रसांकुर पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे एक प्रकार से उसकी आंत में पाए जाने वाले छोटे छोटे उभरे हुए आकृतियाँ होती हैं, जो रसों को सोखने का काम में करती हैं। अभी फ़िलहाल बात करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटी आंत के कई भाग दिए गए हैं, लेकिन हम पहुँचेंगे बड़ी आंत में, क्योंकि भोजन अब पहुँच चुका है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर लंबी होती है और इतना 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, नलिका होती है। यहाँ पे पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है और इसके भी कई भाग पाए जाते हैं, लेकिन इनको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आ जाते हैं पाचन ग्रंथियाँ, जहाँ पे लार ग्रंथियाँ आ जाती हैं कि उसमें कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पे अलग अलग स्थितियों में, ठीक है, जोड़ी के रूप में, तो उनका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ये लार ग्रंथियाँ, एक ऊपर वाली, नीचे वाली, यहाँ पे इधर वाली, तो ये लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और लार में जो है श्लेष्म और लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं, जो मंड को पचाने में सहायता करते हैं। फिर आ जाता है आमाशय या फिर जठर ग्रंथियाँ, और इनसे जठर रस निकलता है, जो मुख्य रूप से अम्लीय होता है, जिसका pH मान 1.5 से 2.5 तक होता है, जो मुख्य रूप से भोजन में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक पाचन करने के काम में आता है। फिर आ जाता है यकृत, ये सबसे बड़ी ग्रंथि अंग है और इसका भार लगभग 1.5 किलो के बराबर होता है, 1500 ग्राम हो रहा है। ठीक है, अब यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस यकृत से निकलता है, जो पित्ताशय में इकट्ठा रहता है। ठीक है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता नहीं, उसमें इकट्ठा रहता है और यकृत से ये निकलता है। अब यहाँ पे कौन कौन से रस निकलते हैं यहाँ पे यकृत से, तो पित्त रस आपने देख लिया, हेपेरिन देख लिया, ग्लाइकोजन देख लिया, और वसा संश्लेषण करने के लिए ये सब काम में आने वाले ढेर सारे रस हैं, ये आपको यकृत से निकलते हैं। यकृत की आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब आपको यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ थी वो मैंने बता दी। अब चलेंगे अग्नाशय पर। अग्नाशय जो होती है वो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी जे आकार की आकृति होती है। इसमें से ये मिश्रित ग्रंथि है, इसमें मिश्रित प्रकार के रस निकलते हैं। अब इन सभी रसों मतलब अग्नाशयी रस कह सकते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी हार्मोन्स का श्रवण करता है, बहुत सी चीज़ें होती है इसके पास। अग्नाशयी रसों का यहाँ पे श्रवण, अलग अलग कौन कौन से रस निकलते हैं, 3 प्रकार के रस यहाँ पे दिए गए हैं। एमाइलोज, लाइपेज और ट्रिप्सन, ये दिए गए हैं। ऐसा कुछ और साथ में तथा करके दिया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटीन का आंशिक पाचन करते हैं और वसीय अम्लों में परिवर्तन करते हैं भोजन में वसा को। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक ग्रंथियों की। छोटी याद की श्लेष्म कला में कई प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनको आंतरिक ग्रंथि कहते हैं, जिसमें आंतरिक रस निकलता है और ये ग्रंथियाँ लिवर कुन की दरारों में स्थित होती हैं और ये पाचन के काम में आती हैं, इनसे जो भी रस निकलता है। तो विभिन्न रसों को देखने के बाद आ जाते हैं अंतःग्रहण। मनुष्य के पाचन तंत्र में अंतःग्रहण यानी खाने को मुंह के द्वारा अंदर लेना, फिर होता है उनका पाचन। ठीक है,
तो उनके भोजन का ठोस या तरल अवस्था में होता है तो उसको जल अवलेय होता है, उसको जल में विलेय के रूप में मतलब घुलनशील पदार्थों को रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों की प्रक्रिया में बदलने को पाचन ही कहते हैं। और जो अपना अंतर्ग्रहण है भाई, जो बाहरी वातावरण में भोज्य पदार्थ है उनको अंदर ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है। और उसके बाद आ जाता है यांत्रिक या भौतिक पाचन। इसके अंतर्गत हम भोजन को चबाने, आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, आहार नाल में क्रमानुकंचन या फिर पेशी संकुचन उसको दबाना, भोजन को आगे खिसकाना, ये सारे काम सम्मिलित होते हैं। रासायनिक पाचन भी आ जाता है इसमें, ठीक है। पाचन के अंतर्गत रासायनिक पाचन भी आ जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रसों को घोला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको रस दिए गए हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। और रेनिन, पेप्सिन करके ये जितने भी रस दिए गए हैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। तो पेप्सिन जो होता है वो आपका प्रोटीन पचाने काम में आता है। रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने काम में आता है। जठर लाइपेज जो होता है वो वसा का आंशिक रूप से पाचन करता है। और भी बहुत सारे रस भी हैं, पर बातें ख़त्म करते हैं। भोजन का अवशोषण पे आ जाते हैं भैया। ये रसांकुर होता है छोटी आंत या फिर बड़ी आंत में। छोटी आंत में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। ये भाग होते हैं जो चूसण कोशिकाएं जो होती हैं, भोजन जो छोटी आंत में होता है तो उसमें चूसण का काम ये करती हैं। और अंत में पहुंच जाते हैं भोजन का स्वांगीकरण के बारे में। तो भोजन के स्वांगीकरण में भी भोजन को पाचन के पश्चात अत्यंत पदार्थ जो होते हैं भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल और जल में विलेय हो जाते हैं, तो उनको कोशिकाओं के जीव द्रव्य में इनका स्वांगीकरण कर लिया जाता है और उनको फिर उपयोग में लिया जाता है विभिन्न प्रकार के कामों में। उसके बाद हो जाता है अपना लास्ट में आ जाता है मल परित्याग या बहिक्षेपण। तो अवशोषण के पश्चात अनेक प्रकार के पदार्थ अपचित रह जाते हैं जिनका कोई काम नहीं रहता है, जिसका शरीर के अंदर रखना हानिकारक हो सकता है। इसलिए मानव गुदा द्वारा इसका बहिक्षेपण कर दिया जाता है और इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाता है।